सिलेबस में एक बड़ा बदलाव हो रहा है। उन्होंने सिलेबस की 2 पीडीएफ आपको शेयर कर दी है और बताया है कि भाई ये जो सिलेबस है अब इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। मैं इसको कुछ इस प्रकार से देख रहा हूँ कि तैयारी को एक और मौका मिला है आपको, चूंकि हमारे पास लगभग 8 से 9 महीना है। हम संभावित तौर पे जैसा समझ रहे हैं कि जो आरपीएससी स्कूल लेक्चर बायोलॉजी है वो संभवतः मई में है, तो लगभग 8 से 9 महीने हमारे पास है और हमारे पास पूरा का पूरा एक मौका है वापस से सही ढंग से सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करने का। थोड़ा सा मैं थोड़ा खुश भी हुआ क्योंकि हम लोग कलर्ड नोट्स लेके आने वाले थे आपके लिए, पूरे के पूरे सिलेबस के जो हमने बनाए थे। पहले तो मैं कुछ सेकंड्स के लिए वो कलर्ड नोट्स दिखाना चाहूंगा जो हमने आपके लिए तैयार किए हैं। तो हमने जैसा आपको बताया था कि भाई हम कलर्ड नोट्स लेके आने वाले हैं यूजी और पीजी के लिए। किस तरह के डायग्राम्स का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं आपके लिए, जो पूरी तरह से स्कूल लेक्चर बायोलॉजी के साथ सटीक बैठता है। हमने क्या किया है, हर चीज को पॉइंट वाइज बना दिया है। हर चीज कलर्ड है क्योंकि पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसा कि आप लोगों ने हमें कई बार बताया कि हम तो नोट से ही तैयारी करना चाहते हैं। घंटों तक आपको सो कॉल्ड गुरु लोग जो आपको तैयारी करवा रहे हैं और 5-5 6-6 घंटे लिखवा रहे हैं, हमने कहा क्यों ना उसको प्रिंटेड फॉर्म में दे दिया जाए। पढ़ने के बाद आप उसको मार्क भी करते हैं, तो हमने मार्क भी करके दिया। अब आपको अगर ये तरीके से पढ़ना बड़ा गजब का लग सकता है कि हाँ यार याद करना ज्यादा आसान है, तो हमने 2 मीडियम क्रिएट किए हैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। जरा इथोलॉजी को भी दिखा दूं मैं। ये आपका इथोलॉजी के नोट्स हैं जिसमें अपने अगेन एक परिवर्तन आने वाला है आपके सिलेबस के अनुसार। ये बन गए थे और ईश्वर का शुक्र है कि हमने इसको प्रिंट नहीं करवाया था। ये पूरे शानदार सिस्टमेटिक नोट्स आपके तैयार थे। एक और जो यहाँ पर मैं सैंपल ले लेना चाहूंगा, वो सपोज ये आपका सेल बायोलॉजी के नोट्स में हमने एक बार फिर ये कुछ इस प्रकार से कलर्ड नोट्स तैयार किए थे। हर चीज को पॉइंट वाइज बना के उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे हमने क्विक रिवीजन टेबल्स का भरपूर इस्तेमाल किया है। हर जगह पर हमने हमने रंगों का इस प्रकार से इस्तेमाल किया है कि आपको चीजें बेहतर तरीके से याद हो जाए। जैसे हमने एंडोस्पोर का भी स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाया है। हमने कहा ग्राम स्टेनिंग अगर आपको याद करनी है तो उसको ऐसे याद करनी है। तो कुछ कुछ आपकी बैक्टीरियल सेल वॉल, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव लिया है, तो कुछ इस प्रकार से लिया है। अगर मैं एनिमल डेवलपमेंटल बायोलॉजी पर या एनिमल टाइप स्टडीज पर बात कर लूं, तो टाइप स्टडीज को भी हमने इस तरह से मार्किंग की है कि आपको हर चीज बहुत सटीकता से याद हो जाए। तो ये कुछ प्रयास थे जो कि मजे की बात है, बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से आएंगे। तो जो मैं आपको बात कर रहा था कि ये सिलेबस चेंज मौका है तैयारी को एक बार फिर तरीके से करने का, क्योंकि अभी तक कुछ बिगड़ा नहीं है। आपकी जो तैयारी है वो वेस्ट नहीं गई है, इसका आप खास ख्याल रखें। सिर्फ आपको टॉपिक्स को ऐड करना है थोड़ा सा। जैसे पीजी लेवल की चीज उठा के उन्होंने 12th लेवल में डाल दी, 12th की वापस पीजी में डाली है, या 12th लेवल की कुछ यूनिट को उन्होंने एक्सपेंड कर दिया है, वो चीजें मैं आपको बता देना चाहूंगा। हो सकता है यूट्यूब पर आपको बहुत सारे तरह की चीजें दी गई हो, लेकिन जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ उसको थोड़ा सा आपको ध्यान से सुनना ही पड़ेगा। मैं यहाँ पर शुरुआत कर रहा हूँ जो 2026 का इन्होंने सिलेबस दिया है 12th लेवल की यूनिट नंबर 1 आपको सरप्राइज लगेगा, बायोलॉजी इन एंशिएंट इंडिया। ये मजे की बात है, मध्य प्रदेश में अभी इसी साल 2025 वाला जो सेशन है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब लगी तो उन्होंने जो आई थिंक बीएससी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में ये सब कुछ ऐड किया है मध्य प्रदेश में। यानी कि आपको सुश्रुत पढ़ना है, चरक संहिता पढ़नी है, आयुर्वेद में कौन सी चीज कहाँ लिखी हुई है, किस प्रकार से पहला ऑपरेशन हुआ था, और किस प्रकार से आयुर्वेद में, स्पेशली आयुर्वेद के बारे में बता दूं, प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है, मेडिसिनल प्लांट्स कैसे थे उस जमाने में, क्या क्या चीजें इस्तेमाल होती है। चूंकि यहाँ परिभाषित नहीं किया है किन किन वैज्ञानिकों के बारे में, तो एक बहुत बड़ी फहरिस्त आपको एंशियंट इंडिया, जो हमारा पुरातन भारत था, उसके बारे में पता होना चाहिए। ये 2026 में, 2022 वाला जो सिलेबस है उसमें इस प्रकार की कोई बात नहीं थी टैक्सोनॉमी की। जो 2022 वाली टैक्सोनॉमी वाली यूनिट है उसमें 26 में, ये 26 वाला सिलेबस में उसमें टैक्सोनॉमी कीज क्या होती है, फ्लोरा, मोनोग्राफ, हर्बेरियम। ऑल्दो हर्बेरियम और ये जूस वगैरह थे, लेकिन उन्होंने म्यूजियम, जू, हर्बेरिया, बॉटनिकल गार्डन इस तरह का बचकाना सा कर रखा था। इन्होंने क्लियरली डिफाइन किया है कि भाई हम क्या पूछना चाहते हैं। 22 वाले इस वाले सिलेबस में आपके डिफाइन था कि भैया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ही पूछेंगे हम, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अभी इन्होंने कहा नहीं यार, आपको 3 डोमेन सिस्टम भी आपको पढ़ना है, यानी कि डिटेलिंग थोड़ी सी बढ़ा दी है। ये जो 3 डोमेन सिस्टम है, ठीक है, 11 12 की नई एनसीईआरटी में है,
और वो जो पुराना सिलेबस, ये वाला जो सिलेबस था, ये पुरानी 2003 वाली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग था। तो आपको थोड़ा बहुत एनसीईआरटी को एक बार फिर से खंगालना पड़ेगा। यहाँ पर आ जाए, ये जो टॉपिक है मॉडिफिकेशन ऑफ द, ये बेसिकली इसको आप मॉर्फोलॉजी समझ लीजिए। पहले जब हम पढ़ाते थे हम लोग, और जैसे अभी जो हमने सेशन भी इवन बना रखे हैं वीडियो कोर्सेज, जैसा कि आपको पता है आई गुरु जी के ऊपर वीडियो कोर्सेज उपलब्ध हैं, टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, स्टडी मटेरियल उपलब्ध है, लाइव क्लासेस उपलब्ध है। उसके अंदर हमने मॉर्फोलॉजी को आउट ऑफ द कोर्स पढ़ाया है कि भाई ये कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना है। तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट या बहुत ज्यादा परिवर्तन की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप सिलेबस के लीगल तरीके से पढ़ोगे। पहले हम इलीगली पढ़ा रहे थे, मजाक मजाक में बात करता हूं मैं इस तरीके की। यहाँ पर फ्रूट्स वगैरह के स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर इन्फ्लोरेसेंस, यहाँ पर रूट स्टेम लीफ के बारे में बात नहीं की हुई थी, ये 2022 वाला सिलेबस। लेकिन 2026 में इन्होंने क्लियरली कहा है कि भैया रूट स्टेम लीव्स ही पढ़नी चाहिए, टाइप्स ऑफ फ्रूट, और बीच में से इन्होंने फ्लावर हटा दिया, क्योंकि फ्लावर इन्होंने ग्रेजुएशन में लेवल पे हिडन तरीके से डाल रखा है। अगेन एक बार फिर कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको आउट ऑफ द कोर्स पढ़नी है। यहाँ पर एक और चीज आपको ध्यान से देखनी है। अब जरा थोड़ा आगे चले जाते हैं। एनिमल फिजियो प्लांट फिजियोलॉजी में ओवरऑल कोई चेंज नहीं किया है। 26 के अंदर भी वो के वही सिलेबस, वो के वही टॉपिक है जो 22 में थे यहाँ पर। लेकिन अगेन एक बार फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है। यहाँ पर इन्होंने जो जेनेटिक्स वाली यूनिट है, ये 2026 में है, इन्होंने मेंडेलियन इनहेरिटेंस एंड इट्स एक्सेप्शन, इट्स एक्सेप्शन का मतलब है बहुत कुछ डिटेल में आप अगले वीडियो में देखिएगा। जीन इंटरेक्शन को डिफाइन कर दिया, और सेक्स डिटर्मिनेशन प्लांट्स 22 में अगर देखेंगे तो सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग के अलावा इन्होंने कुछ भी नहीं डाला था। मजे की बात है, प्लांट और ह्यूमन किया है। तो एडिशनल आउट ऑफ द कोर्स दो चार चीजें और मैं आपको बताऊंगा क्या क्या पढ़नी है। ये आपके क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल इनहेरिटेंस, लिंकेज क्रॉसिंग ओवर पे मामला खत्म था, और मजे की बात है इवोल्यूशन को इन्होंने यहाँ पर जोड़ रखा था। यहाँ पर कहीं पर भी इवोल्यूशन के बारे में बात नहीं की गई है। अगेन हिडन टॉपिक है, पढ़ के जाना है। हिडन टॉपिक बड़ा शानदार शब्द है भाई। बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, जिसको हम इकोनॉमिक बॉटनी, इकोनॉमिक जूलॉजी कहते हैं, तो उसके संदर्भ में अगर देखोगे तो यहाँ पर जो मामला बन रहा है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटोजोआ, और ये सारा तो वैसा का वैसा ही है। लेकिन जो ये 2022 में वीट, राइस और कॉटन जूट और डिफाइन किया था कि इकोनॉमिक बॉटनी में हम क्या पूछने वाले हैं, यहाँ पर इन्होंने कहा नहीं 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 यार, आप ऐसा करो, जो सिंह पांडे जैन है ना, उसकी इकोनॉमिक बॉटनी की सब चीजें तैयार करो। यू नो ऑप्शन, सीरियल्स एंड मिलेट्स, फाइबर यील्डिंग प्लांट्स, ऐसा लगा रखा भाई, सब प्लूरल है। वेजिटेबल ऑयल्स, ऑयल्स मतलब सारे तेल पता होने चाहिए आपको, मूंगफली पर और सरसों पर ही नहीं, सब कुछ। स्पाइसेस, मेडिसिनल प्लांट्स विद स्पेशल रेफरेंस टू द स्टेट ऑफ राजस्थान, राजस्थान में उगने वाले सारे मिलेट, सारी सीरियल्स। और राजस्थान बड़ा इतना लंबा चौड़ा राज्य है। हमारे यहाँ गंगानगर का हिसाब किताब अलग चलता है, उदयपुर का हिसाब किताब अलग चलता है, इधर सिरोही और उधर जैसलमेर, बाड़मेर, और इधर कोटा, बारां, और इधर बीच में अजमेर, टोंक, देवली, और इन सब के अंदर सारी की सारी चीजें उगाई जा सकती है। जूट थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, जो राजस्थान में नहीं उगता, तो कॉटन तो उगता है भैया। तो जो उदयपुर वाला है, हो सकता है उसके दिमाग में आए नहीं कि मुझे कॉटन पढ़ना है, अगर आप इस रेफरेंस को देखोगे तो। लेकिन गंगानगर वाले को पता है भैया अपने यहाँ कॉटन उगता है, तो आपको कॉटन तैयार करना पड़ेगा। तो आपको जीके भी बहुत अच्छा होना चाहिए इस वाली चीज को देखते हुए। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, अगेन कंफ्यूजिंग टर्म है। ये माइक्रोब शब्द के अंदर आपके वायरस भी आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू आरपीएससी, क्योंकि वो ठीक है, माइक्रोब वायरस को अगर अपन डेफिनेशन वाइज देंगे तो हम भाई कह देंगे कि भाई नहीं 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 नहीं, ये तो मामला क्या लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच का है, क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, तो माइक्रोब नहीं कहेंगे, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। यू नो ऑप्शन, बेसिक कंसेप्ट ऑफ इम्यूनोलॉजी, वैक्सीन, पैथोजन एंड पैरासाइट। बड़ा गंदा शब्द है यार, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने जो 2022 वाले सिलेबस को अगर आप देखो, तो इन्होंने बड़ी अच्छे से लिखा था, बेसिक कंसेप्ट ऑफ इम्यूनोलॉजी, वैक्सीन और पैरासाइट के बाद कैंसर और एड्स को ऐड किया था। आप कहोगे ये दो टॉपिक कहाँ गए भैया, हैं ये हिडन टॉपिक हो गया वापस। ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बगैर कैंसर के आप अगली एक यूनिट बताने वाला हूँ, उसके मामला नहीं बैठेगा। क्या है जरा वो यूनिट, वो मैं आगे की तरफ आ जाता हूँ कि ये कैंसर और एड्स को आपको क्यों पढ़ना है। खैर, इकोसिस्टम, ये जो इकोलॉजी है ये 2026 वाली, ये मजे की बात है 2022 में ये पीजी लेवल में था ये सारा का सारा मामला, जो कि इन्होंने वापस 12th लेवल में घुसा दिया। इसके पहले अगर 2018 वाले सिलेबस को देखो तो वहां पर भी ऐसा ही मामला था। ये इन्होंने कहा था, ये 2022 वाला सिलेबस में बता रहा हूँ। इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स एंड टाइप्स, एनर्जी फ्लो, फूड चेन, फूड वेब, एनवायरमेंटल फैक्टर, पॉपुलेशन इकोलॉजी, एडेप्टेशन, एनिमल एंड प्लांट सेक्शन 2022 में था।
26 में अगर चले आए तो 26 में ये मामला मजे की बात है 12th लेवल पे कर दिया, लेकिन उन्होंने यहाँ पर कम्युनिटी इकोलॉजी, डिकम्पोजिशन, प्रोडक्टिविटी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर लिया है। एक अजीब सी चीज यहाँ पर ऑब्जर्व करनी है, बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स वगैरह हटा दिया है। अगेन हिडन टॉपिक है, तैयार करना है, छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि अगर आपको वो सवाल आ जाता है तो यू कैन नॉट चैलेंज, आप चैलेंज कर ही नहीं सकते कि ये तो सिलेबस में ही नहीं, और ऐसा कोई चैलेंज नहीं होता है। अब जरा ग्रेजुएशन लेवल पे आते हैं 2026 में। सेल थ्योरी वगैरह की जो बात है वो तो चलो बहुत ठीक है, लेकिन शब्दावली यहाँ पर एक बार फिर थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है कि इन्होंने ग्रेजुएशन लेवल को अगर यहाँ पर से वापस से देखें सेल बायोलॉजी में, तो ये पूरी की पूरी लाइन ऐसे कैसे ही है, अगली लाइन वैसे के वैसे ही है, और इस शब्द का जो मतलब है एक बार फिर उन्होंने परिभाषित नहीं किया है कि भैया इसका मतलब क्या है। जैसे सेल सिग्नलिंग और ये स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन ऑफ सेल एनवेलप, यहाँ पर जो भाषा थी वो थी कुछ अलग। यहाँ पर था स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज ऑफ सेल सरफेस एंड प्रोसेसेस, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, थोड़ा वो सिग्नलिंग आपको पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का प्रयास किया, पर मतलब तो वो का वही है। सेल ऑर्गेनेल्स इन फंक्शन, पूरी सेल बायोलॉजी, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द लिविंग सेल, बायोमोलिक्यूल्स, और ये इन्होंने सब कुछ दे दिया है, जबकि यहाँ पर पहले 2022 वाले सिलेबस में अच्छे से खोल के बता रखा था कि भाई हम क्या पूछेंगे। लास्ट वाली लाइन में धमाका कर दिया इन्होंने। धमाका क्या है, इस धमाके को जरा देख लें। लास्ट वाली लाइन में इन्होंने एक शानदार सा शब्द लिख दिया है, वो है अपोप्टोसिस। ये जो लास्ट की लाइन है ना, इसका मतलब कैंसर भी होता है। अगर आप सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आपको रेगुलेशन भी करना पड़ेगा। आप ऑप्टोस सेल साइकिल का रेगुलेशन कर रहे हो तो उन दो चार जीन्स के नाम भी पता होना चाहिए कि भैया P53 क्या है, PRB क्या है, P21 क्या है, और कैसे कहानी बन रही है, कैंसर कैसे हो जाता है सेल साइकिल के बिगड़ने से। हिडन टॉपिक अगेन पढ़ना पड़ेगा, भूल मत जाना। चलिए, यहां पर एक बड़ा धमाका एक और किया है। यहाँ ऊपर की लाइंस तो चलो एग्जैक्टली सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन यहां आप ध्यान से देखिए कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये तो चलो ठीक है, यहां तक भी ठीक है, और सेल एंड फीचर एंड क्लासिफिकेशन प्लांट ग्रुप तक भी ठीक है, लेकिन यहां पर इन्होंने पहले हुआ करता था कि रेननक्यूलेसी, एपीएसी, एस्ट्रेसिन, पोएसी। यहां आपके साथ गजब का खेला हो गया है भैया। सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन, सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लावर, फ्लोरल फार्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम। किसका किसका सोच के देखो, किसका? पूरी की पूरी फैमिलीज का बेसिक आइडिया होना चाहिए, कौन सा वाला फ्लोरल फार्मूला किसका है, कैसे, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या नहीं है। तो बेसिकली अगली जो यूनिट आ रही है, यूनिट नंबर 6, जो कि प्लांट डेवलपमेंटल बायोलॉजी की, उसका पूरा का पूरा इस्तेमाल यहाँ करवाएंगे। और जो 12th लेवल पे मॉर्फोलॉजी, जो मैंने आपको कहा था कि हिडन टॉपिक है, वो यहाँ पर आ गया। वो हिडन टॉपिक मैंने बोला था इन्फ्लोरेसेंस फ्लावर, वहां पे नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है। यूनिट नंबर 3 को इन्होंने बिल्कुल नहीं छेड़ा, यूनिट नंबर 4 को बिल्कुल नहीं छेड़ा, यूनिट नंबर 5 को भी बिल्कुल नहीं छेड़ा, यूनिट नंबर 6 अच्छी खासी डिफाइन कर दिए कि हम क्या पूछना चाह रहे हैं। यूनिट नंबर 6 में, 5 में भी वैसे देखा जाए तो कुछ भी नहीं था। 6 में पहले था वेजिटेटिव एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियोजेनेसिस। यहां पर इन्होंने क्लियर कट डिफाइन कर दिया है कि हम क्या पूछने वाले हैं। इसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन में सब कुछ आ गया, एसेक्सुअल, सेक्सुअल वगैरह सब आ गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रेफरेंस आ गया, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ फ्लावर इन रेफरेंस टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये प्रॉब्लमेटिक शब्द है, आपको पता नहीं इसका मतलब। इसका मतलब बहुत डिटेलिंग्स होती है। अगर चूंकि ग्रेजुएशन लेवल पे तो हो सकता है एबीसीडी मॉडल भी इसमें से सवाल आ जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ फ्लावर इन रेफरेंस टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर बात हो रही है। पूरी स्ट्रक्चर्स आएंगी, ऑब्वियसली आपको कार्पल्स की सारी स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, आपके जो स्टेमन है उसकी पूरी स्ट्रक्चर्स पता होनी चाहिए। एम्ब्रियोजेनेसिस यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद, और ये गेमिटोजेनेसिस से लेकर फर्टिलाइजेशन के बाद की पूरी स्टोरी टिल सीड जर्मिनेशन। या सीड जर्मिनेशन डिफाइन नहीं, लेकिन आएगा क्योंकि सीड लिखा हुआ है, तो ये आपको तैयार करना पड़ेगा। अगली यूनिट आता है इथोलॉजी। इथोलॉजी में अगर आप पिछले वाले सिलेबस को देखोगे तो उन्होंने सिर्फ एक लाइन में सब कुछ बता रखा था कि लर्निंग, फीडिंग, इंस्टिंक्टिव, मोटिवेटेड, सोशल एंड रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, ये सारे बिहेवियर तैयार करना है। लेकिन उन्होंने अब की बार कहा नहीं नहीं यार भाई साहब, आपको जो तैयार करना है ना, वो फीडिंग, लर्निंग, सोशल बिहेवियर किसका? हनीबी, टर्माइट, मंकी, लॉयंस, और पेरेंटल केयर इन एनिमल्स। ये पेरेंटल केयर इन एनिमल कहां से आ गया? ये असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी में जो यूनिट नंबर 2 उसकी लास्ट लाइन है, असल में पेरेंटल केयर एडेप्टेशन उसका वाला है मामला। ग्रेजुएशन लेवल पे अच्छा सा तैयार करना है। वैसे थैंक गॉड हमने नोट्स रिलीज नहीं किए थे, वरना बड़ा गजब हो जाता। बायोस्टेट्स वो की वही, इन्होंने हिस्टोग्राम और वेन डायग्राम वगैरह की जो पूरी कहानी थी वो सारी हटा दी है,
और इन्होंने कहा कि देखो भाई, ये जो टेबुलर एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, हिस्टोग्राम, पाई डायग्राम, बार डायग्राम इन लाइन डायग्राफ, ये छोड़ो, आप क्या बिना बात बच्चों से बातें करते हो, 8वीं क्लास की चीज थी ये। बट मुफ्त के नंबर मिल रहे थे तो चलो कोई बात नहीं, स्टिल हम पढ़ के जाएंगे, आउट ऑफ द कोर्स से पढ़ के जाना है, गलती मत करना छोड़ के जाने की। लेकिन ये दो टॉपिक बड़ा शानदार ऐड कर दिए, बेसिक नॉलेज ऑफ द बायोइन्फॉर्मेटिक वेब पोर्टल्स एंड बेसिक नॉलेज ऑफ द बायोलॉजिकल एंड सीक्वेंस डेटाबेस। प्योरली बायोइन्फॉर्मेटिक्स से, एलिमेंट्री बायोइन्फॉर्मेटिक्स से वो आपको पढ़नी पड़ेगी। अच्छा खासा ग्रेजुएशन का टॉपिक जोड़ा है। ये जो टॉपिक है, आपकी बार इन्होंने पोल्यूशन को 12th लेवल से उठा के यहाँ वापस डाला है, तो इसका कुछ तो मतलब होगा। जैसे आपको डॉप्सन यूनिट पता होनी चाहिए भैया, ओजोन डिप्लीशन में डॉप्सन यूनिट होती है, ये आपके स्कूल में एक लेक्चर में शायद क्वेश्चन भी आया था। एनवायरमेंटल इश्यूज, इश्यूज के आगे इन्होंने कॉलन लगाया, पॉल्यूशन, ग्रीन हाउस गैसेज, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन, डिफोरेस्टेशन, सोइल डिग्रेडेशन। बायो रेमिडिएशन में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ द बायोमेडिकल वेस्ट। एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी बोला जाता है इसको वैसे तो, पर ठीक है। फिर हमने कहा यार बायोटेक में क्या है भैया, बायोटेक में तो और भी ज्यादा खतरनाक है। इन्होंने माइक्रोबियल कल्चर दे दिया, जिसमें आपको बैच कल्चर और टर्बिडो स्टेट और कंटिन्यूस कल्चर, जिसमें टर्बिडो स्टेट, कीमो स्टेट सब कुछ आएगा, और कल्चर मीडिया। अगेन माइक्रोबियल कल्चर को अलग डिफाइन किया है, और प्लांट टिश्यू कल्चर और एनिमल टिश्यू कल्चर को अलग डिफाइन किया है। पहले था वैसे एनिमल टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर, पर इन्होंने माइक्रोबियल कल्चर को ऐड कर दिया है। आरडीएनए टेक्नोलॉजी का नाम वैसे के वैसे रखा है, लेकिन उन्होंने नीचे परिभाषित कर दिया कि भैया हमें पूरा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पूछना है आपसे। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स का मतलब प्लांट, एनिमल, माइक्रो तीनों होता है, ध्यान रखना है। जीन थेरेपी में क्या क्या वायरसेस यानी कि वेक्टर्स जो हैं, वो आपको एनिमल और प्लांट के वेक्टर्स भी तैयार करने पड़ेंगे, क्योंकि जीन थेरेपी जो होती है, अगर एनिमल सेंस में देखा जाए तो भाई एडिनो एसोसिएटेड वायरसेस का इस्तेमाल होता है, थेरेपेटिक एजेंट इन मॉलिक्यूल्स में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन्स। ये बेसिकली वो चीजें हैं जो आरडीटी से क्रिएट की गई हैं, वो सारा कुछ इसमें जुड़ जाएगा। उसके बाद मॉलिक्यूलर बायोलॉजी शुद्ध रूप से, वैसे तो हम लोग पीछे जो करते थे, पीछे अभी कुछ दिनों पहले तक मैं कहता था हिडन टॉपिक है, पढ़ के तैयार करके जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना आप मॉल बैब आरडीटी पढ़ नहीं सकते। यहाँ पर बहुत बड़ा सिलेबस सिर्फ 3 लाइन में इन्होंने परिभाषित कर दिया। सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का मतलब भैया डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, यानी कि आपको रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन तीनों पढ़ना पड़ेगा। इसके नीचे लिखा हुआ ना क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये कोई टॉपिक नहीं होता है, इसमें सब कुछ हो सकता है, क्रोमेटिन से लेकर और क्रोमोसोम स्ट्रक्चर तक सब कुछ हो सकता है। जीन रेगुलेशन इन यूकेरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, अप्रत्यक्ष रूप से इन्होंने कह दिया भैया ऑपेरॉन पढ़ना पड़ेगा, टीआरपी ऑपेरॉन, लेक ऑपेरॉन पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा लैम्डा फास्ट की भी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। जीन रेगुलेशन यूकेरियोट्स में आपको यूकेरियोटिक जीन एक्सप्रेशन का यानी कि ट्रांसक्रिप्शन की अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। तो ये जो यूनिट है, ये ऑल टुगेदर नहीं है, पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट आपको थमा दिया है। 2 यूनिट हुआ करती थी आपकी, माइक्रोस्कोपी और टूल एंड टेक्निक, उसको मिक्स करके एक कर दिया है। थोड़ा इस चीज को वापस से मैं ध्यान ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पहले 2 यूनिट हुआ करती थी, टेक्निक्स इन बायोलॉजी, इसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेंट्रीफ्यूगेशन, क्रोमेटोग्राफी, कलरीमेट्री, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, एलाइजा। तो कलरीमेट्री, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री बेसिकली एक ही चीज, एक ही सिक्के के थोड़े बहुत दो पहलू कह सकते हो। कलरीमेट्री का एडवांस वर्जन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री होता था। तो भाई चूंकि पुराने जमाने के लोगों ने शायद बनाया होगा ये। प्रिंसिपल ऑफ लाइट माइक्रोस्कोपी, फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, पहले ही मजाक बनाता था कि यार ये बीच में अकेली क्यों जोड़ रखी है। इन्होंने कहा यार छोड़ो, आपसे जो मजाक किया था ना उसको हम वापस ले लेते हैं, और ये जो मजाक है इसको उन्होंने सीरियस ले लिया थोड़ा सा। इन्होंने कहा देखो भैया लाइट माइक्रोस्कोपी जितनी भी तरह की हो सकती है सारी पढ़ के आना, क्योंकि इसका मतलब यही होता है। वो उसका मतलब ब्राइट फील्ड भी हो गया, डार्क फील्ड भी हो गया, फेस कॉन्ट्रास्ट भी हो गया, कॉन्फोकल भी हो गया, और भी कई आपका जो डीआईसी जिसको डिफरेंशियल इंटरफेरेंस माइक्रोस्कोपी हो गया, सब कुछ हो गया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का सेम टाइम, लेकिन 2-3 आउट ऑफ द सिलेबस भी क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और एएफएम भी पढ़ के जाना। सेंट्रीफिकेशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस, एलाइजा, क्रोमेटोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपी के बैकग्राउंड में कलरीमेट्री है, ध्यान रखना, पढ़ के जाना है। ये 2 शब्द नए और जोड़ दिए डीएनए सीक्वेंसिंग में। 5-6 जो मेथड्स हैं, आपका केमिकल मेथड, एंजाइमेटिक मेथड, पायरो सीक्वेंसिंग, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग में, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग 2, वो सब कुछ पढ़ के जाना है। क्योंकि रिसेंट जितना भी है, एटलीस्ट नाम पता होना चाहिए आपको, डिटेल पता नहीं है कोई टेंशन नहीं है, नाम तो पता होना चाहिए भैया, पायरो सीक्वेंसिंग क्या होता है, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग क्या होता है। इन सिटू लोकलाइजेशन टेक्निक्स में फिश गिश की डिटेल्स पता होनी चाहिए, कब कहाँ कौन सी इस्तेमाल होती है। और यहाँ पर अगर आप आओ तो वैसा का वैसा ही सिलेबस है बायोडायवर्सिटी का, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपको थोड़ा सा डिसाइड करना है कि हमारे साथ कैसे काम करना है, ये आपको सोचना है।